नमस्कार दोस्तों। यदि आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं, आप किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे में आप ग्रेजुएशन बीए से किए हों, बीएससी, बीकॉम, या आप कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट से किए हैं ग्रेजुएशन। यदि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, तो आपके लिए एक जो रणनीति होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अब स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप अभी ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं और आप सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए, तो सबसे पहले आपको, यदि आप बिगिनर हैं, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो भी एनसीईआरटी बुकें हैं, बेसिक बुक हैं, उनको आपको अच्छी तरह से 2 से 3 बार रिवीजन करना है। जैसे में हिस्ट्री के 6 से लेकर 12 तक आपको पूरा हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है। जो 11th 12th है उसमें सिर्फ मॉडर्न का जो है, एशियन का और मेडिएवल का, ये 3 आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी 6 से लेकर 12 तक पढ़ना है आपको, वो भी न्यू पढ़ना है। उसमें कुछ टेक्निकल शब्द दिया गया है ज्योग्राफी में जो कि न्यू एनसीईआरटी है, तो उसके लिए आपको समझ में नहीं आएगा, आप शुरू पढ़िएगा तो आपको क्या करना है कि आपको गूगल करना है, यूट्यूब करना है, और सारे चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे में हम कुछ बात करते हैं कि जैसे ज्योग्राफी में कुछ शब्द आता है टेक्निकल, जैसे भ्रंश घाटियाँ क्या होती हैं, गोर्ज क्या होता है, तो आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप गूगल कीजिएगा कि गोर्ज का मतलब क्या होता है, उत्थान का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब गूगल पर मिल जाएगी और उससे आप एनसीईआरटी को आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद करते हैं जियोग्राफी तो हो गई, और बात करते हैं इकोनॉमिक्स को आपको भी, यदि आप बिगिनर हैं तो आप 6 से लेकर 12 तक पढ़ जाएं और उसको अच्छे तरह से पढ़ जाएं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर एक साल चीज़ें बदलती रहती हैं। तो यदि आप एनसीईआरटी एक समझ पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में, वर्ड समझ में आ जाएगा कि कौन चीज़ क्या होता है। जैसे WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो बैंकिंग है, बैंकिंग में SLR होता है, CLR होता है, और जो बैंक कर्ज लेती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस सारे चीज़ों को आपको उसमें अच्छा सा समझाया गया है एनसीईआरटी में, जो कि आप आगे बढ़िएगा, सिलेबस यूपीएससी का पढ़िएगा तो इसमें दिया जाएगा और आपको वो चीज़ समझने में आसानी होगी। यदि हम बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल्टी की बात करें तो पोल्टी में बात करते हैं तो आपको भी 6 लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि उसमें जो शब्द आती हैं राजनैतिक शब्द, जिसे संसद क्या होता है, संवैधानिक क्या होता है, असंवैधानिक क्या होता है, गैर कानूनी क्या होता है, कानूनी क्या होता है, किस आर्टिकल में क्या चीज़ दिया गया है, इसको आपको अच्छे एक न्यू बेस तैयार किया गया है एनसीईआरटी में। और जो 11th 12th का है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको उसको पढ़ना ही है यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं सच में। तो ये 4 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया। साइंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप पीसीएस दे रहे हैं तो साइंस के लिए जो साइंस टेक है यूपीएससी का सिलेबस, वो तो पढ़ना ही है। आप एनसीईआरटी में सिर्फ बायोलॉजी का पढ़ सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी ही टॉप क्वेश्चन आता है बायोलॉजी का इस टाइम में, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। और फिजिक्स केमिस्ट्री आपको भी पढ़ना है। और इसमें हम बात करते हैं, यूपीएससी में आपकी एक पेपर होती है सी सेट में, जो कि मैथ और रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है। तो आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही पढ़ना है। आपको बेसिक चीज़ तैयार करना है कि आपको रीजनिंग में क्या क्या कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे चीज़ आती है, पजल आती है। तो इन क्लॉक से आता है, ब्लड रिलेशन से आता है। तो इन सारे चैप्टरों को आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस से देखकर एक बार टॉपिक सेलेक्ट करके आपको न्यू स्टार्ट करना है और उसको पढ़ना है, क्योंकि आप सिलेबस पढ़िएगा तो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। नहीं तो आप अभी नहीं पढ़िएगा और सिलेबस पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि यार बहुत फास्ट है, नहीं होगा, गिव अप कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले 1 साल अपना न्यू मजबूत करना है। यदि आपको इंग्लिश होना कंपलसरी आपका ज़रूरी है, आपका इंग्लिश वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। यदि इंग्लिश वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लिखने में दिक्कत हो रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप शुरू से पढ़ सकते हैं। जैसे 6, 7, 8 का जो बुक आती हैं उनको भी आप रीड कर सकते हैं। मीनिंग वर्ड जो होता है उसका मीनिंग वर्ड याद कर सकते हैं। तो आप अभी से ही इसका एक रणनीति बनाकर 1 साल के अंदर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए, और रीजनिंग, मैथ, ये सारे चीज़ जितने भी आती हैं सीरियस तरीके से आप इसको तैयार कर लें। उसके बाद यदि आप स्टेट पीसीएस का सिलेबस पढ़ते हैं, यूपीएससी का सिलेबस पढ़ते हैं, तो ये फिर वो आपको
हलवा लगेगा कि यार ये तो पढ़ चुके हैं, क्या है इसमें। तो आपको वो चीज़ वहाँ आसान मिलेगी, बट आप वो चीज़ नहीं पढ़िएगा तो आपको आसान नहीं लग पाएगी। इसलिए आप एक रणनीति के साथ जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है पढ़ने में। सबसे प्रॉब्लम आती है कि आपको वर्ड उसमें समझ में नहीं आएगा कि कौन चीज़ क्या होता है, जैसे मैं आपको पिछले में बता चुका हूँ कि क्या होता है। तो ये सारे चीज़ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। आप एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ें, 2 बार 3 बार, जितना बार पढ़िएगा उतना बार रहेगा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आंसर राइटिंग की बात करें तो आप आंसर राइटिंग मत कीजिए, अभी आप बिगिनर हैं, तो आप सिर्फ अभी पढ़ने पर ध्यान दीजिए। आप एक बार अच्छे से सिलेबस कवर कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग लिखिए। आंसर राइटिंग आपको 3 से 4 महीने में अच्छे हो जाएगा। अब यदि आपके पास कंटेंट रहेगा, मटेरियल रहेगा, तो आप अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि आपको कुछ समझ ही नहीं है तो आप सिर्फ आंसर राइटिंग क्या कीजिएगा कि जो मिलेगा कोचिंग संस्थान से उसको देख कर छापिएगा, तो उससे आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आप पहले अपना कंटेंट तैयार कीजिए, एक आपके पास अच्छे कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कीजिए। इतना ही मैं आप कहकर जय हिंद बोलूँगा। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।